रेस्पिरेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन से करते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ें वो हो जाएंगी सारी, कि बस वही है कि रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या है, ब्रोंकियल ब्रेकियल ट्री क्या होता है, और एल्वेओलाई वगैरह उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, वही सब वो हो जाएगा। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन से करते हैं कि लंग्स खुद को कैसे सर्कुलेशन मिल रही है, कैसे ब्लड सप्लाई उसका हो रहा है। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल के थ्रू होगी। पल्मोनरी ब्लड वेसल में आ जाएगी तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमने पढ़ा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से दो ब्रांचेस, एक राइट ब्रांच निकलेगी, एक लेफ्ट ब्रांच निकलेगी। राइट ब्रांच प्राइमरी ब्रोंकस से कैपिलरीज प्लेक्सस तक, वहाँ पर जाके आगे जाके मतलब आगे आगे जाके ये ब्लड को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है। और फिर वो ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कैरी करेगी, है ना। ये था डीऑक्सीजनेटेड के लिए। एक पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है तुम्हारी पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी क्या करेगी, कहाँ से ब्रोंकियल आर्टरी वो वाली होगी जो कि लंग्स के सरफेस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाएगी। क्योंकि अगर लंग्स है, लंग्स में सेल्स हैं, सेल्स को अपना काम करना है, काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, हमें ब्रोंकियल आर्टरी से मिलेगा। कहाँ से राइज होते हैं, ये राइज होते हैं डिसेंडिंग थोरेसिस एओर्टा से। एओर्टा के पार्ट होते हैं, तो उस कौन से वाले पार्ट से, नीचे डिसेंडिंग थोरेसिस एओर्टा वाले पार्ट से। और किस किस को आर्टीरियल ब्लड प्रोवाइड करवाएगा, ब्रोंकाई को करवाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है, लंग्स स्ट्रोमा को, विसरल प्लूरा को, और पल्मोनरी लिम्फ नोड को। ठीक है। venous blood from the structure is drained from the bronchial vein from each side। वही है, तो दो सर्कुलेशन है इसमें, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें तुम्हारा हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें वो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन होएगी। और दूसरा तुम्हारा ब्रोंकियल आर्टरी, जिससे लंग्स को ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड मिलेगा। उसके बाद पल्मोनरी ब्लड वेसल के कुछ फीचर, कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी थिन वॉल होती है, और वो एओर्टा से उसकी जो थिकनेस होती है वो 1/3 थिकनेस होती है ऑफ द सिस्टमेटिक एओर्टिक वॉल। जो वॉल अदर पल्मोनरी ब्लड वेसल होते हैं वो भी थिन होती हैं। ये हाईली इलास्टिक होती है और डिस्टेंसिबल होती है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकता है। और जो स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल का कोट होता है वो वेल डेवलप नहीं होता पल्मोनरी ब्लड वेसल में। ट्रू आर्टीरियोल्स में स्मूथ मसल फाइबर कम होते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी बड़ी होती हैं देन द सिस्टमैटिक कैपिलरीज। ठीक है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होता है तो यहीं से ही है ना। वेस्कुलर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम लो प्रेशर का सिस्टम होता है, क्योंकि हार्ट और लंग आपस में कनेक्टेड सही है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में। फिजियोलॉजिकल शंट प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है कि जो लंग हैं वो रिसीव करते हैं whole amount of blood that is pumped out from the राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है कि तुम्हारे राइट वेंट्रिकल से जितना सारा ब्लड निकलता है वो सारा का सारा तुम्हारे लंग्स रिसीव करते हैं, क्योंकि वही एक सारा ब्लड है जिसको तुमने डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करना है, और वही वाला जो सारा ब्लड है वो तुम्हारी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक है। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो वही है कि जो लंग्स हैं वो रिसीव करते हैं द होल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। और हमें पता है कि कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट, 500 ml पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा। आर्टीरियल प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 25 mmHg, डायस्टोलिक होगा 10 mm, और दोनों का मीन हो जाएगा 15 mm। पर कैपिलरी में कितना होता है 7 mmHg। ठीक है।
अब इसके बाद आती हैं रेस्पिरेटरी मोमेंट्स। रेस्पिरेटरी मोमेंट क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव। मतलब इंस्पिरेशन जब हमें करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिव प्रोसेस है मतलब हमें एनर्जी चाहिए होगी, जबकि जो एक्सपिरेशन है वो नॉर्मली अपने आप हो जाएगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन देखो, इंस्पिरेशन अगर हमने प्राइमरी मसल देखें जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन सी होएगी फॉर द चेंज इन द थोरेसिस केज, थोरेसिक केज में के साइज में जो चेंज लेके आएगा, कौन कौन सी मसल होएगा, डायफ्राम होएगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होएगी और इसके प्राइमरी में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इसके एक्सेसरी में और कौन सी हैं जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स, मतलब इन प्राइम देखो दो तरह का होगा, एक होगी तुम्हारी प्राइमरी मसल्स, एक होगी एसेसरी मसल्स। प्राइमरी मसल जो एक्चुअल में थोरेसिक केज के साइज में चेंज लेके आएंगे, उनमें कौन सी आएगी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एसेसरी मसल क्या होंगे जो कि उनको हेल्प करेंगी प्राइमरी मसल को, उनमें कौन कौन सी आएगी इंस्पिरेशन के लिए, स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड, स्केलिन एंटीरियर सिरेटी और पेक्टोरेलिस। ठीक है, कौन कौन सी, स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड मसल, स्केलिन एंटीरियर सिरेटी और पेक्टोरेलिस। स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड मसल, स्केलिन एंटीरियर सिरेटस और पेक्टोरेलिस सिरेटाई, और इसके लिए होएगी तुम्हारी एब्डोमिनल मसल। ठीक है, प्राइमरी मसल से एसेसरी मसल, प्राइमरी मसल में डायफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल, और इसमें कौन कौन सी आएगी, स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड, स्केलिन एंटीरियर सिरेटी और पेक्टोरेलिस, और इसमें आएगी एब्डोमिनल मसल। मोमेंट्स कैसी कैसी हो रही हैं कि इंस्पिरेशन कॉजेज एनलार्जमेंट। इंस्पिरेशन में क्या होता है, तुम्हारा जो थोरेसिक केज है उसका साइज बढ़ेगा, उसके साइज बढ़ने करके उसमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो बाहर की एयर अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो थोरेसिक केज है वो एनलार्ज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑल डायामीटर। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ रहा है और वर्टिकल डायमीटर भी बढ़ रहा है। अब याद रखना कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिब्स में एलिवेशन हो रही है। ये वाला जो पार्ट है वो एनाटॉमी में भी दिया हुआ है मूवमेंट, थोरेक्स में रिब केज मूवमेंट, बल्कि उसमें अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो रिब्स की एलिवेशन करके, क्योंकि जब रिब्स की एलिवेशन होगी तभी उनका साइज बढ़ेगा, तो रिब्स की एलिवेशन करके डायमीटर कौन कौन से उसमें बढ़ रहा है, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा है और ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है। वर्टिकल डायमीटर कब बढ़ रहा है, जब तुम्हारा डायफ्राम नीचे की तरफ होएगा। ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ, डायफ्राम नीचे की तरफ, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो थोरेसिक एज है वो साइज में कम होता है, वो डिक्रीज करेगा टू अटेन द प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन, ताकि जो एयर है, तो डिक्रीज क्या कर रहा है कि तुम्हारे थोरेसिक इंस्पिरेशन के दौरान जो तुम्हारा थोरेसिक एज था वो साइज में बढ़ गया था, तो एक्सपिरेशन में वो नॉर्मल साइज में आ जाएगा ताकि एयर जो है वो बाहर रिलीज आउट हो सके। ठीक है, ये तीन है, एंटेरो पोस्टीरियर, वर्टिकल और ट्रांसवर्स। तो जो एंटीरो पोस्टीरियर है और जो ट्रांसवर्स है वो बाय द एलिवेशन ऑफ रिब्स है, और जो ट्रांसफर वर्टिकल वाली है वो डायफ्राम के डिसेंड करके है। देखो ड्यूरिंग द, हमें पता है कि एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक एज में नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों होगा, क्योंकि जब तुम्हारा थोरेसिक एज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एक नेगेटिव प्रेशर बनेगा थोरेसिक कैविटी में, जिसकी वजह से लंग्स की एक्सपेंशन होगी। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज हो रहा है साइज में प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन में, जिसकी वजह से इट कंप्रेसेस द लंग टिश्यू, ताकि जो एयर है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए। सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एक सरफेस एक्टिंग मटेरियल होता है जो डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन ऑन द एल्वेओलर मेम्ब्रेन। हमारे पास एल्वेओलाई होते हैं, एल्वेओलाई के पास एल्वेओलर मेम्ब्रेन होती है, तो एल्वेओलर मेम्ब्रेन पे सरफेस टेंशन जब वो एक्सचेंज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उस पर कुछ सरफेस टेंशन लगेगी, तो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एक सर्फेक्टेंट होता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज अ सरफेस एक्टिंग मटेरियल
that decreases the surface tension on the alveolar membrane। ठीक है, दो तरह के सेल से सिक्रीट होते हैं, एक तो होता है टाइप टू एल्वियोलर एपिथेलियल सेल। तो तुम्हारे लंग्स में जो एल्वियोलस होता है ना, उसमें दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है टाइप 1 सेल्स और टाइप 2 सेल। जो टाइप 1 सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज करेंगे, और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट रिलीज करवाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा है कि कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, एक तो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स इन द लंग, और दूसरे हैं क्लारा सेल्स जो कि ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं। सर्फेक्टेंट होता क्या है, एक लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉर्म्ड होता है किससे, लिपिड से। कौन कौन से लिपिड, स्पेशली फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और आयन से। ठीक है, फंक्शन क्या है, वही है कि जो सर्फेक्टेंट है वो रिड्यूस कर देगा सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स की जो एल्वियोलाई पे सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेगा, और प्रिवेंट करेगा कि जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी है कि जब लंग्स हमारे इंस्पायर कर रहे हैं तो उनका साइज कम हो रहा है, या फिर जो एक्सपेंड कर रहे हैं तो कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए उसको भी कौन रिड्यूस प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज द सरफेस एक्टिंग मटेरियल that decreases the surface tension in the alveolar membrane। एक तो वो फंक्शन था टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, एक मिनट, एक तो ये वाला फंक्शन था कि सर्फेक्टेंट रिड्यूस कर देगा सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग को, और क्या है दैट द सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द एल्वियोलाई विच इज नेसेसरी टू विथस्टैंड द, वही है कि एल्वियोलाई को स्टेबल करने में, वही चीज़ है कि एल्वियोलाई को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्यों चाहिए, कोलैप्सिंग टेंडेंसी को विथस्टैंड करने के लिए। और जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होते हैं सर्फेक्टेंट में, वो एक रोल प्ले करते हैं डिफेंस में, बैक्टीरिया वायरस अगर कोई आ रहा है तो उसमें कुछ, क्योंकि सर्फेक्टेंट किससे बना है, स्पेशली लिपिड से बना है। कौन कौन से लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन्स और आयंस भी होते हैं। तो प्रोटीन्स का जो हाइड्रोफिलिक मोइटी होता है उसमें डिफेंस में मतलब कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा सर्फेक्टेंट कम हो गया, डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन इन्फेंट, क्या हो जाएगा, उसकी वजह से लंग्स की कोलैप्स हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलीन मेम्ब्रेन डिसीज। ठीक है, कि अगर तुम्हारा सर्फेक्टेंट कम है या फिर एब्सेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स तुम्हारे कोलैप्स कर जाएंगे। इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है जिसको हम कहते हो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलीन मेम्ब्रेन डिसीज, और अगर एडल्ट में हो जाए तो उसको कहोगे तुम एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इन्फेंट्स में हो रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एडल्ट्स में हो रहा है तो फिर एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी प्रेशर। ठीक है, दो तरह के प्रेशर होते हैं, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जिसको हम कहेंगे इंट्राथोरेसिस प्रेशर, और दूसरा होता है इंट्राल्वियोलर प्रेशर जिसका नाम है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर अंदर मतलब जो थोरैक्स है उसके अंदर अंदर, इसलिए इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर मतलब एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई प्रेजेंट कहाँ है, लंग में, पल्मा में, इसलिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सबसे पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर और सबसे पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्राथोरेसिक प्रेशर। तो जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो वाला प्रेशर है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्लूरल कैविटी, दैट इज विसरल और पेराइटल प्लूरा। विसरल और जो पेराइटल लेयर्स हैं प्लूरा की, उनके बीच में जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद उसका कितना होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन जब हो रहा है तो देखो इंस्पिरेशन हो रहा है तो नेगेटिव प्रेशर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है तो कितना होगा, -6 mmHg, नेगेटिव -6 mmHg। अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन के एंड पे कितना होता है, -2 mmHg। ठीक है, हमेशा हमारे लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर ही प्रेजेंट होता है। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के केस में -30, तो देख रहे हो कि नॉर्मल में -6 mmHg है, लेकिन फोर्स में कितना पहुंच गया तुम्हारा, वो -30 mmHg तक। ठीक है,
तो ये जो तुम्हारा इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये क्या करता है, लंग्स की टेंडेंसी को प्रिवेंट करता है, वेना कावा की डायलेशन करवाएगा और लार्ज वेन थोरैक्स में जो बड़ी बड़ी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वेना कावा ही होती है सबसे बड़ी, तो और भी अगर कुछ कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं तो उनका क्या करवाएगा, वो डायलेशन करवाएगा। और जो नेगेटिव प्रेशर है वो एक्ट लाइक अ सैंक्शन पंप एंड पुल्स द विनस ब्लड फ्लो फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि तुम खुद सोचो, इंफीरियर वेना केवल नीचे है, ब्लड लंग या फिर हार्ट तुम्हारा ऊपर प्रेजेंट है, तो उधर से अगेंस्ट ग्रेविटी उसको ऊपर जाना है, तो वो ऊपर ऐसे कैसे जाएगा, अगर तुम्हारे लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर पुल है जो उसको सैंक्शन करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो वो भी कौन करवाता है, तुम्हारा इंट्राप्लूरल प्रेशर। 3 चीजें करवाएगा, प्रिवेंट करवाएगा कोलैप्सिंग टेंडेंसी, डायलेशन ऑफ वेना कावा और लार्ज वेन, और नेगेटिव प्रेशर जो कि एक्ट करता है एज अ सैंक्शन पंप और पुल द वीनस ब्लड फ्लो फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो कि लंग्स की एल्वियोलाई में लगता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान कितना होता है ये, -1 mmHg। तो 760 तो तुम्हारा ब्लड में होता है, 760 मतलब ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है ना, तो 760 -1 दैट इज 759 mmHg। नॉर्मल एक्सपिरेशन का ज़्यादा होता है क्योंकि आया है ब्लड, तो मतलब एक्सपिरेशन का तो मान लो ना कि वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि एक्सपेल्ड आउट हुई है गैस, है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस mmHg, तो 161 mmHg, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के एंड पे वो नॉर्मल हो जाता है 760 mmHg। क्या करवाता है, फ्लो करवाता है एयर का आउट एंड इन ऑफ एल्वियोलाई। इंस्पिरेशन के दौरान नेगेटिव होता है क्योंकि एयर एल्वियोलाई में आई है, वॉल्यूम बड़ा है, प्रेशर कम होगा। एक्सपिरेशन में पॉजिटिव होता है क्योंकि एयर बाहर निकली है। हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में बिटवीन द एल्वियोलर एयर और ब्लड, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो कि इंट्रा एल्वियोलर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, इंट्रा एल्वियोलर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको तुम क्या कहोगे, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या होता है, कॉम्प्लायंस इज द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपेंड और इट इज़ द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग और थोरैक्स। कॉम्प्लायंस क्या होता है, लंग्स की और थोरैक्स की एबिलिटी कि वो कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लायंस इज द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड द थोरैक्स टू एक्सपेंड, ठीक है। ये लंग्स की स्टिफनेस के लिए, स्टिफनेस मतलब कि वो कितना हार्ड है, वो एक्सपेंड कर पा रहे हैं या नहीं,